डायनासोर के पिछले एपिसोड में हमने देखा ओकरून लड़ते उन्हीं म्यूजिशियन भूतों से और इसी लड़ाई के बीच में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है और वो एक साथ 5 स्विचेस परफॉर्म कर लेता है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जीजी को ओपन चैलेंज देता है और ओकरून और इविल आई एक साथ भिड़ते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ये दोनों ही काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। ओकरून इविल आई के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को ट्रेस भी कर पा रहा है और उसे अच्छे खासे तरीके से काउंटर भी कर पा रहा है। इवन ओकरून अपने अपर कट्स भी मारता है और जीजी को सीधे हवा में उड़ा देता है। और हम देखते हैं ये वाला सीन जिसपे ओकरून इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था एक भूत की तरह। मतलब सिर्फ थोड़े स्विचेस एक्स्ट्रा सीखने की वजह से ओकरून का पावर लेवल और कॉन्फिडेंस काफी हद तक बढ़ चुका है। इसी के साथ वो फुल थ्रॉटल मारता है और इसी की वजह से इविल आई सीधा उड़ के मोमो के घर पे गिरता है और उस घर के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर इविल आई वापस उठता है और उससे अब इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ओकरून रन आउट हो चुका है। अब वो बैरली खड़ा भी हो पा रहा था और वो पूरी तरह से थक चुका है। यहाँ मोमो सेइको से कहती है कुछ मदद करे, जिसपे सेइको कहती है अब मैं बस एक ही चीज कर सकती हूँ, वो है इविल आई को एक्सरसाइज करना, जो कि ओकरून नहीं चाहता। अब यहाँ पर इविल आई सीधे ओकरून के पास आता है और कहता है जल्दी ट्रांसफॉर्म हो, मुझे फिर से लड़ना है। अब ओकरून को और कोई बात सूझती नहीं क्योंकि वो लड़ भी नहीं सकता, तो वो अपना टॉक नो जुत्सु यूज करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, जिसपे इविल आई पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और ओकरून से आर्ग्यू करने लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन अगर तुम सब लोग भूल रहे होगे तो इविल आई अभी भी एक बच्चा है। तो ओकरून उससे बहुत आसानी से आर्ग्यू कर लेता है और उसे गुस्सा भी दिला देता है और वो बच्चों की तरह होने भी लगता है इविल आई, क्योंकि ओकरून उससे लड़ नहीं रहा था। यहाँ ओकरून इविल आई से कहता है अगर तुझे लड़ना है तो तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जिसपे इविल आई मान जाता है। और ओकरून एक और शर्त रखता है कि इविल आई को सिर्फ ओकरून से ही लड़ना पड़ेगा, किसी और से नहीं, जिसपे इविल आई बिल्कुल भी राजी नहीं होता। लेकिन वो ओकरून को मारने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि उसे ओकरून की बात माननी पड़ती है। तो ओकरून इविल आई से डील कर देता है कि वो ओकरून से हर ट्यूसडे स्कूल के बाद लड़ेगा और तब तक वो जीजी की बॉडी इस्तेमाल करके किसी को भी नहीं मारेगा। यहाँ मोमो टर्बोग्रानी से पूछती है आखिर चल क्या रहा है, जिस पर टर्बोग्रानी पूरी की पूरी कहानी बताती है आखिर ओकरून ऐसा कर क्यों रहा है। तो ओकरून स्ट्रॉन्ग एक्चुअली इसलिए नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो सिर्फ मोमो को बचाना चाहता है। उसका अंदर ही अंदर एक और मकसद भी है, वो भी इविल आई को समझता है और वो चाहता था वो भी इविल आई के साथ खेले। उसकी वजह से भी इविल आई को थोड़ा बहुत मजा आए, क्योंकि इविल आई अभी भी एक बच्चा है। तो अगर उसके साथ कोई खेलेगा नहीं, उसको कोई मजा नहीं दिलाएगा, ये ओकरून नहीं चाहता। तो इसके बाद इविल आई एक अजीब सी चीज करता है, वो अपनी चड्डी उतार के सीधा ओकरून को दे देता है। अब एक अजीब सी बात सुनो, दरअसल ये जो अंडरवेयर है ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और यही इविल आई को बार बार रिमाइंड करता है सारे ह्यूमंस को मार दो। तो इविल आई ये चड्डी ओकरून को दे देता है ताकि वो इसे संभाल के रखे और जब वो ओकरून को मार देगा तो उसका प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा और वो बाकी सब ह्यूमंस को मार सकता है। अब इसी के बाद जीजी वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी की पूरी इज्जत लुट जाती है क्योंकि वो इतने सारे लोगों के सामने नंगा खड़ा है और उसे पता भी नहीं। तो अब क्योंकि इविल आई थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ चुका है तो अगली सुबह सब लोग अपने घर निकलने वाले थे। जीजी के पेरेंट्स उसे लेने आते हैं, वो सेइको का शुक्रिया अदा भी करते हैं। लेकिन सेइको जीजी को कहते हैं कि अपनी ची की ट्रेनिंग वो जारी रखे क्योंकि हम कभी भी नहीं कह सकते इविल आई कब क्या करेगा। यहाँ पर ओकरून और बाकी सब भी यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ ओकरून मोमो को बाय कहता है। लेकिन मोमो यहाँ पर ओकरून को लाइन मार रही थी, वो कहती है कि सिर्फ बाय से काम नहीं चलेगा। अब इनके बीच में कुछ होता इससे पहले आ जाती है आयरा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ओकरून को उसके नजर में कोई छेड़े। तो इसके बाद वो घर चले जाते हैं, जहाँ अब सेइको, टर्बोग्रानी और मोमो तीनों ही अपने टूटे हुए घर के सामने खड़े थे और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तो सेइको कहते हैं अभी के लिए इसे रहने देते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो वो पूरे दिन बाहर घूमते हैं, कहीं मसाज कराते हैं, कहीं गर्म पानी में नहाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन सब चीजों में सेइको ने बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रखे थे और अब सेइको के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं अपने घर को रीबिल्ड करने के। इवन वो मोमो को भी कह देती है कि मुझे तुम्हारे पार्ट टाइम के पैसे नहीं चाहिए और मोमो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करती है किसी से मदद ले ले। लेकिन सेइको यहाँ पर किसी से भी मदद लेना नहीं चाहती क्योंकि सेइको को खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन अब बात यह भी थी कि उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर होता ही है कि जब वो शाम को घर लौटते हैं, उनके गेट के पास एक अजीब सा एलियन होता है जिसे वो लात मार के दूर फेंक देते हैं पहली झलक में। अब यहाँ पर पीछे से ओकरून और आयरा आते हैं मैंटिस के साथ, जहाँ मैंटिस समझाते हैं उस एलियन का नाम मिस्टर लूड्रिस है और मैंटिस ने उसे हायर किया ताकि वो मोमो के घर के रीबिल्डिंग में मदद कर सके। अब यहाँ पर सेइको कह देती है उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंटिस और ओकरून दोनों ही सेइको को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसके हेल्प के लिए उसे रीपे करना चाहते हैं, लेकिन सेइको कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसमें मोमो और ओकरून किसी तरह सेइको को मना लेते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और सेइको कहती है जो करना है करो। यहाँ पर मैंटिस इंट्रोड्यूस करता है हमें एक नए टेक्नोलॉजी से जिसका नाम है नैनो स्किन। अब नैनो स्किन एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये क्यूब्स के फॉर्मेट में आती है और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है किसी चीज को
रीबिल्ड या फिर बिल्ड करने के लिए। अब होता यूं है, अगर तुम इसे हाथ में लेके किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो ये उसी का शेप ले जाती है। और इसकी एक और खास बात ये थी, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये खुद रिपेयर भी कर लेता है खुद को। अब इसी की मदद से मैंटिस, ओकरुन, आयरा और सेइको सभी लोग मिलके उसके घर को रीबिल्ड कर देते हैं और फाइनली घर वापस तैयार हो जाता है। यहाँ ओकरुन फाइनली चैन की सांस लेता है, क्योंकि ओकरुन अंदर ही अंदर इससे अपना ही घर समझता था। और इसी बात पे मोमो काफी ज्यादा खुश होती है ओकरुन से। इसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं और सेइको और मोमो भी अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। अगले दिन जीजी अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पहुंचता है ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सके, लेकिन यहाँ पर वो देख के चौंक जाता है क्योंकि घर फिर से रीबिल्ड ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद जीजी और मोमो स्कूल जाते हैं, जहाँ मोमो जीजी को पूछती है इविल आई का क्या हाल है, जिसपे जीजी कहता है वो कई बार इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो भी चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है इविल आई अपना प्रॉमिस निभा रहा है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर जीजी कहता है वो इविल आई की इमोशंस फील कर सकता है। अब तक वो बस हेट्रेड को ही फील करता था, लेकिन अब वो इविल आई के एक्साइटमेंट को भी फील कर पा रहा है। मतलब इविल आई को कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मजा आ रहा है, जिसपे मोमो भी इस बात पे खुश होती है और वो दोनों आगे चले जाते हैं। यहाँ पर जीजी मोमो से पूछता है कि वो किसी को पसंद करती है, जिसमें मोमो 1 मिनट के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए काम चलाते हैं। और अब क्योंकि जीजी बहुत टाइम बाद स्कूल आया है तो मोमो के सारे दोस्त जीजी के पीछे पड़ जाते हैं और जीजी भी कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ वो उन सबके सामने शाहरुख खान बनने की कोशिश करता है, जिसपे एक लड़की जीजी को कोल्ड कॉफी दे देती है और ये चूतिया बिना समझे उसे पी भी लेता है। और उसके बाद आ जाता है इविल आई। अब देखो, हमें तो ये इविल आई ऐसे दिख रहा है, लेकिन इन सभी लड़कियों के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो उन्हें जीजी नॉर्मल ही दिखेगा। लेकिन अब क्योंकि इविल आई बहुत रूड वे में बात करता है, वो सबको कहते हैं चले जाओ यहाँ से वरना सबको मार दूंगा। और यहाँ पर मोमो इविल आई को वहाँ से लेके निकल जाती है। और अब यहाँ से शुरू होता है एडवेंचर्स ऑफ इविल आई स्कूल के अंदर। यहाँ पर मोमो इविल आई को रिक्वेस्ट करती है कि वापस जीजी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जिसपे इविल आई कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे ये कोल्ड कॉफी काफी ज्यादा पसंद आ रही है और मुझे और चाहिए। यहाँ पर सडनली इविल आई को फुटबॉल की साउंड आती है और वो उसकी तरफ भागा चला जाता है, क्योंकि उसे खेल कूद बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर इविल आई गेम को ज्वाइन करता है, लेकिन वो अपने पावर्स को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करता है और मोमो उसे रोक भी नहीं पाते। वो फुटबॉल को एक किक मारता है और इसके स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से बॉल के साथ लोग भी उड़ जाते हैं। यहाँ पर मोमो हर तरह की कोशिश करती है गर्म पानी या फिर गर्म सूप का अरेंज करने के लिए, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि सारी के सारी गर्म चीजें सोल्ड आउट है। यहाँ पर इविल आई का हम क्लास में देखते हैं, उसे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा और वो पेपर के ऊपर कुछ भी स्क्रिबल करता रहता है। और मोमो की पूरी कोशिश होती है कि वो किसी को जान से ना मार दे। यहाँ इवन लंच में मोमो की किस्मत फूटी हुई होती है और इसे कोई भी गर्म खाना नहीं मिलता है, तो उसे ठंडा चाउमीन नहीं खरीदना पड़ता इविल आई के लिए। लेकिन इविल आई को चॉपस्टिक पकड़ना भी नहीं आता, तो वो कुछ ऐसे खाता है। अब सब कुछ किसी तरह मैनेज हो रहा था और मोमो की दोस्त मोमो से पूछती है ये जीजी कुछ ज्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहा, जिसपे मोमो कहती है हाँ थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज हो चुका होगा। जिसपे उसकी दोस्त पूछती है कहीं ये वो उस गोल्डन बॉल का असर तो नहीं है। और यहाँ मोमो पूछती है तुम्हें गोल्डन बॉल के बारे में कैसे पता, जिसपे हमें पता चलता है ये गोल्डन बॉल की खबर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है और कुछ ही समय पहले इंटरनेट पे ये वाली फोटो वायरल हुई है कि उस गोल्डन बॉल को कहीं ना कहीं देखा गया है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। भाई लोग ओकरुन का टट्टा वापस आ चुका है। फाइनली कुछ लगभग 12-13 एपिसोड्स के बाद हमें पता चला है उसका टट्टा आखिर है कहाँ। एंड नाउ द हंट फॉर सेकंड टट्टा बिगिंस, जिसे हमारे इविल आई भी ज्वाइन करने वाले हैं। और अब देखते हैं इस चीज के लिए कितने ज्यादा बकचोदी होती है, वो तो हमें आने वाले एपिसोड से बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।